नमस्कार दोस्तों, मैं भोजराज हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कहानी उसने कहा था लेकर आया हूं। इसके लेखक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। हिंदी के प्रमुख रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म सन 1883 को हुआ था। गुलेरी जी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं पर उनका एकाधिकार था। सन 1902 में इन्होंने मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला था। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ उसने कहा था, घंटाघर, धर्मपरायण, रीछ, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, हीरे का हार, मारे सी मोही कुठाव, कछुआ धर्म आदि है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्धि सन 1915 में प्रकाशित उनकी कहानी उसने कहा था से है, जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी। उसने कहा था हिंदी की प्रथम कलात्मक कहानी कही जा सकती है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित सफल व सक्षम कहानी है। यह कहानी 5 खंडों में विभक्त प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। इस कहानी का आरंभ अमृतसर के बाजार से होता है। समय है 19वीं सदी का अंतिम दशक। 12 वर्षीय लड़का और 8 वर्षीय लड़की की मुलाकात होती है। दोनों सिख हैं। लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। लड़की पहले तो धत कहती है और शर्मा कर भाग जाती है। दोनों में थोड़ा परिचय भी हो जाता है। मिलने का यह सिलसिला लगभग 1 माह तक चलता रहता है। किसी न किसी दुकान में दोनों मिलते ही रहते हैं और लड़का जो है पूछ बैठता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। एक दिन लड़की कहती है, हाँ हो गई, देखते नहीं यह रेशम से जड़ा हुआ सालू। लड़की के इस प्रकार की बात सुनकर लड़का का मन मस्तिष्क पर बड़ा आघात लगता है। वह इसे ठीक ठीक समझ नहीं पाता, लेकिन उसकी मनोदशा बदल जाती है और वह गुस्से में अपने रास्ते में आने वालों से ज़बरदस्ती झगड़ पड़ता है। कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कहानीकार 2 किशोर वय की ओर बढ़ते बच्चों के स्नेह संबंध का चित्र प्रस्तुत करता है। कहानीकार कहानी के इस अंश को यही छोड़ देता है। कहानी का दूसरा भाग इस घटना के लगभग 25 वर्ष बाद की घटनाओं से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध का काल, फ्रांस में भारतीय सैनिक इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैनात किए गए हैं। इसमें लहना सिंह भी है। आगे की घटनाओं से मालूम पड़ता है कि लहना सिंह वही है जो 25 साल पहले बालक के रूप में मौजूद था। लेकिन कहानीकार इस बात का खुलासा जल्द नहीं करता, वरन दूसरे भाग में कहानी बिल्कुल नए धरातल पर आगे बढ़ती है। युद्ध के मोर्चे पर डटे सिपाही खंदक में पड़े पड़े उकता गए हैं। इनमें सूबेदार हजारा सिंह है, उनका बेटा बोधा सिंह भी है, लहना सिंह तथा इसके अलावा भी कई सिपाही हैं। लहना सिंह चाहता है कि इस तरह पड़े रहने से अच्छा है जल्दी से जल्दी लड़ाई शुरू हो, चाहे इसके लिए हमें स्वयं ही जर्मन फौज पर हमला क्यों न करना पड़े। हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। लहना सिंह का यह उतावलापन जहाँ उसके साहस को दिखाता है, वहीं उकताहट की स्थिति को भी बताता है कि हमें किसी भी काम को हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह बीमार है। लहना सिंह उसका काफ़ी ध्यान रखता है और उसकी देखभाल करता है। यहाँ अभी मालूम नहीं है कि लहना सिंह उसका इतना ध्यान क्यों रखता है। सिपाहियों की आपसी बातचीत से हमें यह मालूम पड़ता है कि ये सिपाही जो मूलतः किसान परिवार के हैं, इनके सपने भी किसानी जीवन से जुड़े हैं। लहना सिंह की आकांक्षा है कि युद्ध खत्म होने के बाद वह अपने आम के बगीचे में भतीजे कीरत सिंह के साथ सुख चैन से रहे। सैनिकों की इस आपसी बातचीत के साथ कहानी का दूसरा भाग भी खत्म हो जाता है। तीसरे भाग में कहानी फिर नया मोड़ ले लेती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले 2 भाग केवल कहानी की पृष्ठभूमि और उसके पात्रों के परिचय से संबंधित है। तीसरे भाग में कथा वस्तु का विकास होता है। यहाँ लप्टन साहब नाम के नए पात्र का प्रवेश होता है, जो हजारा सिंह को आदेश देता है कि वह 1 मील आगे 50 जर्मन
सैनिकों की टुकड़ी पर धावा बोले और इसके लिए इन 10 सैनिकों को छोड़कर शेष सभी को अपने साथ ले जाए। बोधा सिंह की बीमारी के कारण सूबेदार की इच्छा समझकर लहना सिंह वहीं रह जाता है। इसी दौरान लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब से बात करने लगता है और इस बातचीत से लहना सिंह तत्काल समझ जाता है कि हाँ, यह तो हमारा सैनिक नहीं है, अंग्रेज अफसर नहीं है, यह तो कोई जासूस है, वो भी जर्मन का जासूस है। इस नाटकीय मोड़ पर कहानी का यह भाग भी समाप्त हो जाता है। नए भाग में लहना सिंह अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए तत्काल एक सिपाही को हजारा सिंह के पास भेजता है और खुद उस जर्मन को काबू में करता है। लेकिन इस दौरान उस जर्मन की पिस्तौल से निकली गोली लहना सिंह की जांघ पर लग जाती है। बोधा सिंह पिस्तौल की आवाज़ से पूछता है क्या हुआ, लेकिन लहना सिंह उसे वास्तविकता नहीं बताता। इसी समय 70 जर्मन उस खाई पर हमला कर देते हैं। लहना सिंह वीरतापूर्वक उसका सामना करता है। तभी हजारा सिंह की टुकड़ी भी वहां पहुंच जाती है और इस तरह दोनों तरफ से घिर जाने के कारण जर्मन सैनिकों का सफाया हो जाता है। इस लड़ाई में लहना सिंह को एक गोली पसली में भी लगती है। वह अपना यह घाव हजारा सिंह और बोधा सिंह से छुपाता है। जब उनकी सहायता के लिए डॉक्टर और बीमार होने वाली गाड़ियां पहुंचती है तो एक बार फिर लहना सिंह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी खुद न जाकर हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेज देता है। यहाँ लहना सिंह सूबेदार से कहता है, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखें तो मेरा मत्था टेकना, अर्थात मेरा प्रणाम कहना, लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। यहाँ कहानी का चौथा भाग समाप्त होता है। अब यहाँ तक हमारे सामने दो घटनाएं आती हैं, एक 2 बालकों की कथा और दूसरी युद्ध मोर्चे पर एक सैनिक और उनके साथियों की कथा। जब कहानी का पहला भाग खत्म होता है तब हमारे मन में सहज ही यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उन दोनों बालकों का क्या हुआ, वे दोनों कहाँ गए, क्या उनके बीच वे मधुर संबंध समाप्त हो गए, क्या उनका मिलन हुआ या वे फिर कहीं नहीं मिल सके। कहानीकार हमारी इन जिज्ञासाओं का कोई उत्तर नहीं देता बल्कि एक नई कहानी छेड़ देता है और वह है लहना सिंह की कहानी। कहानी का 5वां तथा अंतिम भाग कथा का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। लहना सिंह अंतिम सांसें ले रहा है, उसके साथ उसका साथी वजीरा सिंह भी है। उसे एक एक कर अतीत की घटनाएं याद आने लगती है। फ्लैशबैक शैली का प्रयोग करते हुए उन्होंने लहना सिंह के जीवन की पूर्व घटनाओं का वर्णन किया है, लेकिन यह अतीत और वर्तमान इस तरह घुले मिले हैं कि लगता है जैसे हम एक साथ दोनों को देख रहे हों। सबसे पहले क्या हुआ था, उसे बचपन की वह घटना याद आती है जब उसने अमृतसर के बाजार में एक लड़की से यह पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई। बचपन की यह स्मृति बचपन के साथ ही विलीन हो गई थी। लहना सिंह सब कुछ भूल चुका था, लेकिन 25 साल बाद अकस्मात उसी लड़की से लहना सिंह की मुलाकात होती है जो अब सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। लहना सिंह उसे पहचान नहीं पाता। तब सूबेदारनी उसे वही कुड़माई वाली घटना याद दिलाती है। लहना सिंह को बचपन के तो दिन याद आ जाते हैं और उन दिनों के साथ जुड़ी वह लड़की भी जो अब सूबेदारनी है और एक जवान बेटे बोधा सिंह की माँ है। सूबेदारनी का बचपन की उन स्मृतियों और लहना सिंह की सूरत को मन में संजोए रखना लहना सिंह के लिए विस्मयकारी अनुभव था। इसके बाद लहना सिंह को सूबेदारनी के साथ हुई बातचीत याद आती है। सूबेदारनी उसे याद दिलाती है कि कैसे बचपन में उसने एक बार अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। वह लहना सिंह से प्रार्थना करती है कि युद्ध के मोर्चे पर भी वह उसी तरह उसके पति और पुत्र की रक्षा करे। सूबेदारनी अपना आंचल पसार कर दोनों की प्राण रक्षा की भीख मांगती है। सूबेदारनी की यह बातें ही युद्ध के मैदान में लहना सिंह के कार्यों को विशेष दिशा प्रदान करती है। सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहना और अंत में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना सूबेदारनी को दिए वचन का ही परिणाम था। निश्चय ही लहना सिंह के चरित्र का यह ऐसा पहलू है जिसे उद्घाटित करना ही
कहानीकार का मुख्य उद्देश्य है और हमारी सारी कहानी इसी केंद्रीय भाव को व्यक्त करने के लिए रची गई है। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। लहना सिंह और सूबेदारनी के अनोखे परंतु मानवीय प्रेम की इस कहानी का अंत अत्यंत कारुणिक होता है। लहना सिंह मर जाता है, शायद बच सकता था अगर वह हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेजने की बजाय खुद अस्पताल की गाड़ी से चला जाता, क्योंकि उसकी दशा इन दोनों से ज़्यादा खराब थी। लेकिन अपने घावों को छुपाकर वह जबरन सूबेदार व बोधा सिंह को भेज देता है और खुद मरने के लिए पीछे छूट जाता है। अंत में वह मर भी जाता है, लेकिन उसका यह प्रेम, शौर्य और त्याग इस योग्य भी नहीं समझा जाता कि उसे सम्मानित किया जाता। ब्रिटिश सेना के लिए लहना सिंह की मौत अत्यंत साधारण मौत है। मैदान में घावों से मरा, ज्ञात नहीं जिसके वचन के लिए सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र को बचाने के लिए उसने ये क्या किया। उसके त्याग की गाथा सूबेदारनी तक पहुंची भी या नहीं। इस तरह यह कहानी लहना सिंह के त्रासद अंत के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी उसने कहा था? कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।